Okay, so I am starting with the hope you all are able to listen me, okay? So, in previous class हमने ब्लॉक 1 का एटॉमिक स्ट्रक्चर यूनिट 1 बोहर्स थ्योरी स्टार्ट की थी। इसमें हमने दो मॉडल्स लगभग पढ़ लिए थे, जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था डाल्टन का मॉडल, थॉमसन का मॉडल, ओके, एंड रदरफोर्ड का मॉडल भी हमने पढ़ लिया था। आज हमें बोहर का मॉडल पढ़ना है, एनर्जी कैलकुलेशन, रेडियस कैलकुलेशन ऑफ द ऑर्बिट्स। आज ये देखना है जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो रदरफोर्ड के मॉडल में हमने ये देख लिया था कि गेगर मार्शेलन के एक्सपेरिमेंट, अल्फा रे एक्सपेरिमेंट पे ये बेस्ड था। उन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी विद द होप कि अल्फा पार्टिकल्स पे पॉजिटिवली चार्ज्ड है, 4 मास है इनका, 4 टाइम्स, ओके, डबली चार्ज्ड है ये। तो जब ये सेंटर से पास हुए तो ये रिटर्न बैक हो गए, है ना। दे फॉर एग्जाम्पल अल्फा रे ऐसी गई और यहाँ पे उसको कुछ पॉजिटिवली चार्ज्ड कुछ फील हुआ ना, रिपल्शन हुआ, जिससे ये तुरंत ऐसे वापस आ गई। सो क्या हुआ कि यहाँ बहुत ज्यादा लार्ज डिफ्लेक्शन हुआ, बड़े बड़े एंगल्स उनको मिले, लार्ज डिफ्लेक्शन यहाँ पे शो हुआ। तो उससे ये पता चला कि अल्फा पार्टिकल्स पे भी पॉजिटिव चार्ज है, एंड बीच में भी न्यूक्लियस एटम के बीच में भी कुछ होगा जिसके कारण अल्फा रेस वापस टकरा के आ गई। तो इससे यहाँ पे न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई। बट रदरफोर्ड ने यह भी कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा ऑर्बिट में तो एनर्जी लूज करेगा, है ना। सिमिलरली अगर आप कोई काम करोगे, वर्क करोगे, तो एनर्जी लॉस होगी आपकी, है ना। तो इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व करेगा तो ये घूमते घूमते, यस, समवन वाज सेइंग समथिंग। ओके, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व एंड it will lose energy and it will fall into the nucleus and hence atom will be unstable। but ऐसा नहीं होता है कि एटम अनस्टेबल हो। इस चीज के बाद रदर बोहर्स का मॉडल आया। बोहर्स के मॉडल ने रदरफोर्ड के मॉडल को ही एक्सप्लेन किया, बट एक डिफरेंट वे में, जिसके कारण क्या हुआ कि इसका मॉडल बहुत ज्यादा एक्सेप्टेबल हुआ, ओके, एक्सेप्टेबल हुआ, एंड अभी भी इस मॉडल को एक्सेप्ट किया जाता है एंड इसकी वैलिडिटी मानी जाती है। सो व्हाट बोहर सेड, सो बोहर ने कहा कि एक्चुअली इन्होंने स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम पे फोकस किया और बाद में ये इनका डीमेरिट बना जाके, ठीक है, कि सिर्फ इन्होंने हाइड्रोजन एटम लिया था। बट इन्होंने लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, ये सब क्या है, ये स्पेक्ट्रम है हाइड्रोजन एटम की। तो दो चीजें इन्होंने सबसे ज्यादा एक्सप्लेन की, स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, ओके, विच वाज एन इम्प्रूवमेंट ओवर रदरफोर्ड मॉडल। सो दिस इज नथिंग बट बोहर ने रदरफोर्ड के मॉडल को ही ज्यादा एक्सप्लेन करके अपना थ्योरी दे दी। तो 1913 में इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी, ओके। नाउ कमिंग टू द पॉस्टुलेट। सो फर्स्ट पॉस्टुलेट उन्होंने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमते हैं जिसका एंगुलर मोमेंटम और एनर्जी फिक्स्ड है, एंड इस ऑर्बिट्स को हम स्टेशनरी स्टेट कहते हैं या डिस्क्रीट ऑर्बिट्स कहते हैं, ओके। सो दिस वाज फर्स्ट पॉस्टुलेट। देन सेकेंड उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते टाइम एनर्जी रेडिएट नहीं करता when it is in allowed orbits, okay। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है k = 1, ओके, के शेल, एल शेल, अभी मैं आपको आगे बताऊंगी। सो इट इज एन अलाउड ऑर्बिट। सो इफ इट विल रिमूव revolve here, it is in a stationary state whose angular momentum in energy is fixed एक particular orbit की, तो ये अपनी एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। देन इन्होंने क्वांटाइजेशन का प्रिंसिपल दिया, थर्ड, जो कि मैक्स प्लैंक के क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल पे बेस्ड था। तो क्या दिया इन्होंने, इन्होंने ये कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट पे घूमता है तो उसका एंगुलर मोमेंटम जो होगा mvr, इट विल बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 pi units। सो n here is the quantum number, principal quantum number, and can be 1 2 3, okay। it means principal quantum number means what, shell number, है ना। एटम्स में डिफरेंट डिफरेंट शेल्स होती हैं, जैसे ये है कि LMN, अभी आपको आगे मिलेगा इसका डायग्राम। तो उसमें आप देखोगे कि इट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ व्हाट,
MVR. Okay, so the orbits are called as K, L, M, N depending upon the values of N. N 1 होगा तो K होगा, N अगर 2 है तो L शेल है, N अगर 3 है तो M शेल है, N अगर 4 है तो N शेल है. ठीक है. नाउ हियर H एक कांस्टेंट है, पाई एक कांस्टेंट है. सो H अपॉन 2 पाई इज अ कांस्टेंट. इसकी वैल्यू आप याद कर सकते हो कैलकुलेट करके, तो आपको बहुत आसान हो जाएगा. अगर क्वेश्चन में दिया है calculate the angular momentum for an electron if it is in K shell. Okay, K shell मतलब आपको पता है कि n equals to 1 होगा, h upon 2 pi आपको ऑलरेडी पता है, MVR की आप वैल्यू निकाल लोगे. ठीक है, so it is very easy. Now at this time when this view was proposed, uh, there was no reason for the quantization of angular momentum. तो उस टाइम यहाँ पे मैथमेटिक्स यूज हुई, तो उस टाइम इतना ज्यादा लोगों ने इसको माना नहीं. बट बाद में जब और भी थ्योरीज आई तो भी जो बोहर का मॉडल था एक्सेप्ट किया गया, और अभी भी इसकी वैलिडिटी है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया. नाउ कमिंग टू द फोर्थ पोस्टुलेट, स्पेक्ट्रल लाइंस प्रोड्यूस होती हैं अगर इलेक्ट्रॉन आपका घूमता है तो. ठीक है. नाउ देयर आर टू थिंग्स, एक होता है एमिशन, एक होता है एड्सॉर्प्शन. एमिशन, सो एमिशन तब होता है, फॉर एग्जाम्पल ये दो एनर्जी लेवल्स हैं. ठीक है, ये फोर्थ है शेल है, ये आपकी थर्ड शेल है. तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से ऊपर जा रहा है, थर्ड लेवल से ऊपर जा रहा है, तो यहाँ से ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा. ठीक है, मैं यहाँ पे इसको प्लस डेल्टा ई लिख देती हूँ, मीन्स इट इज एब्जॉर्बिंग एनर्जी. तो if electron moves from lower shell to upper shell, an absorption of energy occurs. But when electron comes from higher to the lower shell, okay, means 4 से 3 पे आएगा, तो ये जो एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की है वो एनर्जी को एमिट करेगा. नेगेटिव मीन्स एमिशन हो रहा है, तो वो हो जाएगा एमिशन स्पेक्ट्रा. दिस इज वेरी सिंपल कि आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि अगर आप सीढ़ी चढ़ते हो ऊपर तो आपको एनर्जी लगती है, आप जल्दी थक जाते हो, है ना, तो आपको एनर्जी चाहिए उसके लिए. बट आप सीढ़ी उतरते हो तो आप जल्दी जल्दी फटाफट उतर जाते हो, मतलब आप एनर्जी उतनी आपको चाहिए नहीं, बट आप एनर्जी जो आपको लगी उतनी बल्कि वो एमिट हो गई, है ना. सो ईच स्पेक्ट्रल लाइन इज प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल इलेक्ट्रॉन. ओके, नाउ व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी वो एब्जॉर्ब करता है. फ्रीक्वेंसी या एनर्जी बोल लो आप, क्योंकि फ्रीक्वेंसी एनर्जी के प्रोपोर्शनल है. ठीक है, तो एक एनर्जी या पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब करता है, और वही जब वो वापस आता है तो एमिट करता है. सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन इज रिलेटेड टू द डिफरेंस इन एनर्जी. सो डेल्टा ई विल बी इक्वल्स टू एच न्यू, है ना, प्लैंक्स कांस्टेंट, एंड न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इनिशियल एंड द फाइनल लेवल. यू ऑल्सो कैन राइट म्यू आई एंड म्यू एफ. ओके, नाउ यूजिंग द अबव पोस्टुलेट्स, बोहर ने रेडियस एंड एनर्जी कैलकुलेट की अलग अलग ऑर्बिट्स की. ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये डेरिवेशन आपको कभी कभी एग्जाम में, कभी नहीं मोस्टली आ जाता है. एंड ये नहीं आता तो ये जो फॉर्मूला आपका आता है इस पे आपको न्यूमेरिकल्स आते ही आते हैं. ओके, सो कमिंग टू रेडियस कैलकुलेशन, दिस इज वेरी इजी, बहुत ही आसान है, अभी आपको समझ में आ जाएगा. तो बोहर ने क्या किया, उन्होंने बोला कि एक एटम है, उसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, बीच में न्यूक्लियस है. जो इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस है उसके बीच की दूरी r मान ली हमने. ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, उसका मास m है, और न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, मतलब कि प्रोटॉन है उसमें, तो प्रोटॉन को उन्होंने z से डिनोट कर दिया, इसलिए z प्रोटॉन्स. और प्रोटॉन्स का जो चार्ज है प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव होता है, तो इसलिए इसको प्लस e लिख दिया. डोंट कंफ्यूज कि ये इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसे प्लस है, इलेक्ट्रॉन का माइनस e ही है. ये जो न्यूक्लियस है उसमें z प्रोटॉन्स है, नंबर ऑफ प्रोटॉन z है, और प्लस ई लिख दिया क्योंकि प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है. ठीक है, सो अभी आगे हम देखते हैं कि क्या होता है. तो ये उन्होंने अज्यूम किया इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v. ठीक है, ये रेडियस है, न्यूक्लियस है जिसपे z प्लस ई प्रोटॉन्स है, और ये इलेक्ट्रॉन है जिसका मास m है. नाउ अब इस एटम को अगर स्टेबिलिटी पानी है तो भी हमें ये पता है कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. ठीक है, एफ ए, जिसको मैंने बोला देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव है और न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है. ठीक है, नाउ एफ सी एक फोर्स है जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है. ठीक है, electrostatic force of attraction between electron and the nucleus must be equal to the centrifugal force which operates in the opposite direction. Now you see,
कि यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो लगेगा ही लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अट्रैक्शन नहीं कहना चाहिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो लगेगा ही। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज अगर सर्कुलर मोशन करती है तो उसकी टेंडेंसी ये होती है कि बाहर, अगर घूम रही है तो वो बाहर, उसकी तरफ एक फोर्स लगता है कि वो बाहर जाने की कोशिश करती है, बट उसको वापस खींचने के लिए अट्रैक्शन फोर्स होती है। तो ये दोनों फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रही हैं, ठीक है ना। इमेजिन कि अगर आपने एक रस्सी में पत्थर बांधा, आप उसको घुमा रहे हो तो पत्थर बार बार बाहर जाने की कोशिश करता है, राइट। तो दिस इज व्हाट एक्चुअली हैपेंस हियर। तो क्या हुआ कि एफ ए इक्वल्स टू माइनस एफ सी, माइनस एफ सी ये डिनोट कर रहा है कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में ऑपरेट कर रही है। ओके, नाउ minus sign या negative sign which indicates that one type of force opposes the other, ठीक है। now electrical force of attraction fa is directly proportional to what? this is coulomb's law। fa force of attraction जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में ऑपरेट कर रहा है, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एफ ए विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन पे जो माइनस चार्ज है, और जो प्रोटॉन पे प्लस जेड ई चार्ज था, एंड इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर। ओके, गॉट इट। नाउ जब ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटेगा तो यहाँ पे आपका एक कांस्टेंट आ जाता है, एंड वो कांस्टेंट है, ये तो सॉल्व हो गया, जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये तो बन गया। एक्स्ट्रा क्या आ गया? ये टर्म आई आपकी एक्स्ट्रा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको प्रोनाउंस क्या करते हैं? ये लिखा है यहाँ पे, एप्सिलॉन जीरो या एप्सिलॉन नॉट। तो ये एक कांस्टेंट आया, इस कांस्टेंट का जो वैल्यू है वो ये है, ठीक है, एंड इट इज नोन एज परमिटिविटी इन द वैक्यूम। इससे आपको ज्यादा लेना देना नहीं है, बस इसको, इसकी आपकी इसको आपकी मतलब जो इसकी वैल्यू है वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। 8.8 इंटू 10⁻⁻12। नाउ ये हमारा एफ ए की वैल्यू हमें मिल गई, ठीक है। अब हमें निकालनी है एफ सी की वैल्यू, ठीक है। अब हम देखते हैं एफ सी की वैल्यू क्या है। सो वी ऑल्सो नो डेट कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसकी यूनिट भी एक बार देख ही लो आप लोग एफ ए में। जो अगर आप देखोगे फोर्स की यूनिट, तो यहाँ पे हमें पता है फोर्स इक्वल्स टू न्यूटन होता है, बट न्यूटन एक्चुअली आया कैसे है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कूलम होती है, देन 4 पाई एप्सिलॉन 0, तो ये इसका तो सब कांस्टेंट है, आर स्क्वायर मीटर, एंड एप्सिलॉन नॉट की यूनिट होती है। तो ये जो कूलम कूलम और मीटर स्क्वायर ये सब कैंसिल हो जाएंगे और सिर्फ न्यूटन इनवर्स बचता है। तो न्यूटन इनवर्स ऊपर चला जाता है, इसलिए सिर्फ फोर्स की यूनिट न्यूटन आती है, ठीक है। नाउ centrifugal force. So centrifugal force is equals to mv square upon r. Now we will equate both these. What? fa equals to minus fc. So जब आप इन दोनों को इक्वेट करोगे, कैसे इक्वेट करोगे? एक ये वैल्यू थी fa और एक fc थी, तो यहाँ पे मैंने fc रख दी, दिस इज fc एंड दिस इज fa, माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। क्या होगा? क्या क्या कैंसिल हो जाएगा वो देखते हैं हम, ठीक है। क्या क्या कैंसिल होगा? आर से आर कैंसिल हो गया, और क्या कैंसिल होगा? बस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? एम वी स्क्वायर की, यस, माइनस से माइनस भी चला जाएगा तो कैंसिल। अब क्या होगा? एम वी स्क्वायर की हमें वैल्यू निकालनी है। एम वी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एक आर यहाँ पे बचा था तो ये। नाउ यू विल रीअरेंज इक्वेशन 1.1। इक्वेशन 1.1 कौन सी थी? ये इक्वेशन थी। अब आप जब एम वी स्क्वायर एम वी आर अपॉन एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई को रीअरेंज करोगे, इससे आपको क्या निकालना है? इससे आपको v की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। v की वैल्यू जब आप निकालोगे तो क्या होगा? एन एच अपॉन 2 पाई एम आर, ये वैल्यू मिल गई आपको। अब इसके बाद आपको करनी है स्क्वायरिंग। तो सबसे पहले हमने एफ ए की वैल्यू निकाल ली कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग, जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और एक कांस्टेंट आएगा, क्यों? क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन का हटेगा। एफ सी की वैल्यू हमें पता है, हमने इन दोनों को इक्वेट कर दिया। इक्वेट करने के बाद हमें ये पता था क्वांटाइजेशन की कंडीशन, एम वी आर इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई, ठीक है। इसमें से आपने v की वैल्यू निकाल ली। अब v की वैल्यू जब निकाल ली, उसके बाद आपको याद रखने 3 स्टेप्स बस। एक, आपको स्क्वायरिंग करनी है। जब आपने स्क्वायरिंग कर ली, दोनों साइड पे करनी है, ठीक है। तो v स्क्वायर हो जाएगा और इस पूरे का स्क्वायर होगा, पूरे का स्क्वायर होगा मतलब इंडिविजुअल का भी स्क्वायर है। तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। अब आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई बाय m कर दोगे दोनों साइड,
तो यहाँ पे भी m का मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी m का मल्टीप्लाई। जब आप यहाँ m का मल्टीप्लाई करोगे तो एक m से एक m कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ एक m। अब आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 1.6 इन 1.7, ये जो वैल्यू आई mv² की यहाँ से, जब हमने दोनों फोर्सेस को इक्वल किया था, अब आपको ये पता है लेफ्ट हैंड साइड इससे भी इक्वल आ गया, और जब आपने क्या किया था, क्वांटाइजेशन वाली कंडीशन लगाई और उससे v² स्क्वायरिंग कर दी और m का मल्टीप्लाई किया, तो ये दोनों वैल्यूज आपको लेफ्ट हैंड साइड की बराबर मिल गई, लेफ्ट हैंड साइड की। तो आप क्या करोगे, राइट हैंड साइड को इक्वल कर दोगे। जब इन दोनों को इक्वल करोगे तो इसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ आर की वैल्यू निकालनी है। जैसे ही आपने आर की वैल्यू निकाली, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर कांस्टेंट, सबकी वैल्यू आपको पता है, सिर्फ यहाँ पे n² बचेगा, बाकी ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 53 इंटू 10⁻⁻12। Okay, now you have to do nothing in your exam. If it is asked, calculate the radius of Bohr's fifth orbit. You have to do nothing. n की जगह आपको 5 रखना है, 5 रखना है मतलब 5 5 25, 53 में 25 का मल्टीप्लिकेशन कर दो और आपको मिल जाएगा r की वैल्यू। दिस इज वेरी सिंपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो अभी ये देखते हैं हम कि 53 कैसे आया। तो जब आपने एप्सिलॉन की वैल्यू रखी, ये गिवन आपको याद करनी पड़ेगी, एच की वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी 6.636 इंटू 10⁻⁻34। पाई की वैल्यू आपको पता है, इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का चार्ज सब पता है आपको। आपने जैसे ही कैलकुलेट किया तो ये मीटर में था, तो 10⁻⁻12 आपने इसको जब पिकोमीटर में कन्वर्ट कर दिया। ओके, सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ रेडियस। सो रेडियस नोट करो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ शेल से, जैसे जैसे शेल का नंबर बढ़ेगा रेडियस बढ़ेगी। ठीक है, सो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ कमिंग टू एनर्जी, तो ये डायग्राम दिया हुआ है, ये n=1 है, 2 है, 3 है, और r1 r2 r3। ठीक है, एंड Rn=a0। a0 अगर दिया है तो कंफ्यूज मत होना, a0 का मतलब है कि फर्स्ट सेल की रेडियस को ये डिनोट कर रहेंगे। ठीक है ना। नाउ जैसे ये दिया है, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम, क्या करोगे, 53 इंटू 2 का स्क्वायर, 53 इंटू 4, जो आंसर आएगा वो रेडियस हो जाएगी। ओके, सो दिस इज वेरी सिंपल। नाउ कमिंग टू एनर्जी, जल्दी से एनर्जी देखते हैं। एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करना है किसी भी बोहर के ऑर्बिट की, तो टोटल एनर्जी आपको पता है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी। नाउ द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, किसी भी ऑर्बिट में, हमने अभी यहाँ स्पेसिफाई नहीं किया कि 1 में है 2 में, ठीक है, इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड द काइनेटिक एनर्जी। नाउ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी, जैसे ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक अट्रैक्शन फोर्स है जो न्यूक्लियस है इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। अब इस इलेक्ट्रॉन को इस रेडियस से इन्फिनाइट जाने में जो काम करना पड़ेगा, दैट इज वर्क, एंड वर्क इज इक्वल्स टू एनर्जी। सो यही पोटेंशियल एनर्जी होती है और यही वर्क होता है। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ये कोई नहीं बताता, और ये बहुत बाद में भी अपन मास्टर्स कर लेते हैं, बैचलर्स कर लेते हैं, लेकिन नहीं पता चलती ये सारी चीजें। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पोटेंशियल एनर्जी वर्क के ही बराबर होती है, दिमाग में बिठा लो। ठीक है, अब हमने क्या किया, टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी कर दी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से इंफिनिटी जाने में के अगेंस्ट, क्यों, क्योंकि वो उसको अट्रैक्ट कर रहा है, उसके अगेंस्ट इंफिनिटी जाने में जो काम करना पड़ेगा, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, नाउ पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज द वर्क नेसेसरी टू टेक इलेक्ट्रॉन टू द इंफिनिटी फ्रॉम डिस्टेंस r। ठीक है, सिंस कूलम्बिक फोर्स जो Fa था बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, वो क्या था, वो था -Ze² अपॉन 4πε0 और r²। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी आप कैसे कैलकुलेट करोगे, वर्क इक्वल्स टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, तो वर्क की जगह हम एनर्जी लिख सकते हैं और फोर्स इंटू डिस्टेंस। अब फोर्स क्यों यहाँ पे ए लिख दिया, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था यहाँ पे, इसलिए फोर्स ए लिख दिया। और डी आर क्यों लिखा, क्योंकि छोटे से डिस्टेंस की बात हो रही है, उसको इन्फिनिटी
नहीं, यहाँ तक अगर उसको छोटे से डिस्टेंस की बात करें हम, तो ये dr हो जाएगा, ये डिस्टेंस, ठीक है, छोटा सा डिस्टेंस। अब इंफिनिटी तक जाना है तो क्या करना है, इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट ही करते हैं ना अपन। तो छोटे से काम को अगर हमें सम करना है पूरा, तो हम इंटीग्रेट करते हैं किसी भी चीज का, इंटीग्रेशन करते हैं। तो अब क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी डेट इज v इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ए डी आर, ठीक है, एफ ए डी आर। नाउ क्या करोगे, कहाँ से कहाँ जाना है उसको, आर से इन्फिनाइट जाना है, इन्फिनाइट डिस्टेंस, ठीक है। तो आर से इन्फिनाइट, एफ ए की वैल्यू आपको पता थी, जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। नाउ ये कांस्टेंट था तो बाहर आ गया इंटीग्रेशन के। अब जब ये बाहर आ गया तो क्या बचा अंदर, डी आर अपॉन आर स्क्वायर। अब क्या करोगे, क्या करोगे, इसको इंटीग्रेशन कर दोगे आर से इन्फिनिटी। अब जैसे कोई टर्म ये होती है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 2r1, है ना, ऊपर माइनस हो जाता है और नीचे भी आता है टर्म इंटीग्रेशन में, है ना। तो जब आप इंटीग्रेट करोगे उसको तो आपको मिलेगा 1/r, एंड r टू इन्फिनिटी लिमिट है। अब जब एक बार आप इन्फिनिटी रखोगे तो 1/∞ इज व्हाट, 0। नाउ 1/r, तो बचेगा क्या, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी जेड ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन आर, ठीक है। ये आपको मिल गई पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू, बहुत ही आसान डेरिवेशन है। नाउ काइनेटिक एनर्जी आपको पता है हाफ एम वी स्क्वायर होती है, ठीक है। नाउ द नेगेटिव साइन यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है, वर्क मस्ट बी डन ऑन द इलेक्ट्रॉन टू रिमूव इट टू इंफिनिटी, जो मैंने आपको बताया। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी 1.10 इक्वेशन में, तो 1.10 इक्वेशन ये थी जो हमें मिली थी, कहाँ गई, ये पोटेंशियल एनर्जी भी मिल गई, काइनेटिक एनर्जी भी मिल गई। अब ये काइनेटिक एनर्जी थी, ये पोटेंशियल एनर्जी थी, सिंस वहां पे प्लस था तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस में थी, तो यहाँ प्लस माइनस माइनस हो गया। अब आप क्या करोगे, इक्वेशन 1.6 से आपको ये भी पता था एम वी स्क्वायर अपॉन 2, और ये दोनों चीजें बराबर थी। अब आप क्या करोगे, ये वाली वैल्यू फिर से लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गए, एम वी नॉट लेफ्ट हैंड साइड, एम वी स्क्वायर बाई 2 की वैल्यू आपको ये मिली थी, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दो। जब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो जो एनर्जी की वैल्यू आएगी वो आएगी जेड ई स्क्वायर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। पोटेंशियल एनर्जी की क्या आई थी, सेम आई थी, पोटेंशियल एनर्जी में 4 था, एनर्जी में 8 है, ठीक है। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग फॉर आर फ्रॉम इक्वेशन 1.18, 1.8, ठीक है। अब 1.8 पे जाते हैं, 1.8 इक्वेशन जो आपकी आर की वैल्यू थी, आप यहाँ पे, किसी का माइक अनम्यूट है, ठीक है। अब आप यहाँ पे आर की वैल्यू रख दोगे, ये आर की वैल्यू जब रखोगे तो ये है फाइनल एक्सप्रेशन एनर्जी का। आर की वैल्यू आपकी क्या थी, n² epsilon naught h² pi m z e², तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था n² के, ठीक है। जब आप इस पूरे को कैलकुलेट करोगे, क्या क्या कैंसिल होगा वो देखो, और जो जो मल्टीप्लाई होगा वो देखो। तो z² ई, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल हो गया, एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। नाउ n² h² ये सब बचा। अब इसमें से क्या क्या कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये h, सिर्फ बचा n। तो E is inversely proportional to n², but R was directly proportional to n². These two things are very important to you to remember. Now again यहाँ पे जब आप कैलकुलेट करोगे, क्या कैलकुलेट करोगे, Z की वैल्यू पुट करोगे, E इलेक्ट्रॉन का चार्ज पुट करोगे, मास पुट करोगे, सारी चीजें कांस्टेंट है, ये सारी चीजें, इन सब की वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। तो जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा -2.178 इंटू 10⁻⁻18 जूल्स अपॉन n², रेडियस मिली थी 53 n², ठीक है। तो ये आप बहुत आसान है, जैसे कि रेडियस हमने पहले कैलकुलेट की थी तो मैंने आपको बताया था कैसे कैलकुलेट करना है, और जो अभी बताया, इन दोनों को बस आपको आज जाके एक बार लिख के देखना है, क्योंकि अगर यहाँ पे मैं कितना भी समझा दूं, अगर आप एक बार प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं बनेगा, ठीक है। एंड दिस इज ऑल अबाउट एनर्जी, रेडियस, एंड देन
वन मोर थिंग कम्स, ये एक डेटा दिया हुआ है, यहाँ पे n की वैल्यूज दी हैं। n मतलब शेल नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है ना। ये 1 2 थर्ड शेल, फोर्थ शेल। तो अगर फर्स्ट शेल है तो उसकी एनर्जी इस फॉर्मूले से कैलकुलेट की है, ये फॉर्मूला याद कर लो, -2.178 इंटू 10⁻−18 अपॉन स्क्वायर एन स्क्वायर जूल्स में, ठीक है। और जैसे जैसे एन का बढ़ रहा है वैल्यू, वैसे वैसे आपको देखने मिलेगा कि जो एनर्जी है कैसे एन के साथ चेंज हो रही है, ठीक है। नाउ कमिंग टू this one term, that is convergence of energy levels. So ये एक इम्पॉर्टेंट छोटी सी बात ये है कि जैसे आप देखोगे 1.1, अभी जो ऊपर टेबल देखी उसमें क्या हुआ कि जैसे जैसे कैसे कैसे मतलब जो सक्सेसिव एनर्जी लेवल्स थे वो पास आते जा रहे थे, है ना। सो एनर्जी लेवल्स आर डिस्टिंक्टली डिस्क्रीट एट लोअर एन वैल्यू, मतलब कि अगर एन 1 है, 2 है, ये सारी एन की वैल्यूज हैं, तो एनर्जी लेवल्स अलग अलग आपको मिल मिल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी है मिल सकते हैं, मिलेंगे ही वैसे तो, ठीक है। बट जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ेगी, 4 5 ऐसे शेल्स आएंगे, एनर्जी लेवल्स के बीच में जो डिफरेंस होगा वो बहुत ही कम हो जाएगा। And this phenomena is known as what? Convergence of energy levels. Convergence means पास पास आना। क्यों पास पास आ रहे हैं? क्योंकि एनर्जी इज इनवर्सली रिलेटेड टू एन स्क्वायर, है ना। एंड दिस प्रिंसिपल, ये जो एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एन स्क्वायर के, यही प्रिंसिपल आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में अप्लाई होगा। और इसके बाद लिमिटेशंस हैं बोहर्स की थ्योरी के कुछ, तो वो आप लोग को पता ही है, एक बार बस रिवाइज कर लेते हैं। ये कि जो बोहर का मॉडल था सबसे पहले तो हाइड्रोजन पे बेस्ड था, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पे, उन्होंने हीलियम वगैरह के बारे में कुछ नहीं बताया। तो एक तो ये ड्रॉबैक था, दूसरा ये कि मल्टी इलेक्ट्रॉन्स एटम्स के बारे में नहीं बताया, ठीक है। इट डज नॉट एक्सप्लेन हाउ मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड, एटम से मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं ये नहीं बताया। दूसरा कि एटॉमिक स्पेक्ट्रम बहुत अच्छे से बोहर्स की थ्योरी ने एक्सप्लेन नहीं किया था, कि स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस कैसे हो रही हैं, ये बोहर्स की थ्योरी ने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया था, जिसको हम हाइपरफाइन स्ट्रक्चर कहते हैं। हाइपरफाइन मतलब स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, ठीक है। नाउ ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, ये mv² NH/2π, वो कभी जीरो नहीं हो सकता, ठीक है, बोहर की थ्योरी के अकॉर्डिंग। बट जब आप आगे की यूनिट्स में एंड बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि n=1 स्टेट जो होती है उसमें इलेक्ट्रॉन का जीरो एंगुलर मोमेंटम कभी कभी मिलता है आपको, ठीक है। देन वेव प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सप्लेन नहीं की गई बोहर्स की थ्योरी में। जस्ट लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रॉन के दो एस्पेक्ट्स हैं, एक वेव नेचर, एक पार्टिकल नेचर, ये इन्होंने बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं किया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी, इलेक्ट्रॉन मूव इन ऑर्बिट्स, उसको क्या कहा गया था? स्टेशनरी स्टेट्स। द पाथ ऑफ दिस ऑर्बिट कैन ओनली बी नोन इफ वी नो बोथ पोजीशन एंड द वेलोसिटी। तो इसका बोहर की थ्योरी ने क्या अज्यूम किया कि assumes the accurate and simultaneous determination of position and the velocity of electron in किसी particular orbit में। बट ऐसा, ये जो अजम्पशन था वो बहुत ज्यादा एक्सेप्ट नहीं किया गया, और इसके बाद आया हाइजेनबर्ग का अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल, कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन एंड मोमेंटम एक साथ डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी चीज को एक्सप्लेन हाइजेनबर्ग ने किया। तो ये कुछ शॉर्टकमिंग्स थी बोहर्स की थ्योरी के, ज्यादा से ज्यादा आपको 4 पॉइंट्स याद रखने हैं कि अगर आपको आता है एग्जाम में लिखने तो, ठीक है। देन सोमरफील्ड का मॉडिफिकेशन भी इम्पॉर्टेंट है, भले एग्जाम में आए चाहे ना आए, बट आपको नॉलेज होना चाहिए कि सोमरफील्ड का मॉडिफिकेशन क्या था। तो इन्होंने ना, जो बोहर की थ्योरी थी उन्होंने ऑर्बिट्स को क्या माना था? सर्कुलर माना था, बट इन्होंने चेंज कर दिया था इलेप्टिकल में, ठीक है, इलेप्टिकल ऑर्बिट माना था, ये मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगी। सो ये यूनिट को मुझे कंप्लीट करने में खत्म ही हो गई है। सोमरफील्ड का मॉडिफिकेशन बचा है, एंड लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, ये आपका स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन बचा है। तो आई नीड 2 classes and then 1 classes for your doubts, and I'll ask the questions जैसे मैं हर बार करती हूँ। तो ये आपको मैं पूछूंगी, एंड
यस, अगर किसी को कोई डाउट है, कुछ डिस्कस डिस्कस करना है तो यू आर मोस्ट वेलकम। कौन कौन इसके पहले वाली क्लास अटेंड कर चुका है, फर्स्ट सेशन जो हुआ था इसका जिसमें मॉडल्स पढ़े थे?